हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, बढ़ने के बाद में उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या हार्मफुल हैं, वो सब बताएंगे। अब बात ये आती है कि जो पॉपुलेशन है वो मेल सेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, फीमेल सेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो पॉपुलेशन है वो फीमेल सेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब बात क्या है कि तुम वहां ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है कि जैसे कि मान लो कि ये वाला एक हमारा एक विलेज है, ये वाला एक विलेज है। इस विलेज में हमारी 10 गर्ल्स हैं, 10 इसमें गर्ल्स हैं, ठीक। ये वाला फीमेल का निशान होता है और ये विलेज नंबर 2 है। यहाँ पे 20 फीमेल है, यहाँ पे 20 फीमेल है, ठीक। अब जो यहाँ पे मेल है वो 40 है, यहाँ पे मेल है वो 40 है और यहाँ पे मेल जो है वो 10 है। अच्छा, अब ये बताओ कि आफ्टर 5 साल के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगी, किस विलेज में होगी? तो हम आपको बताएं जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो विलेज 2 में होगी। अब तो कहोगे सर ये कैसे, तो जबकि यहाँ पे मेल ज्यादा है। अच्छा ये बताओ मेल का काम क्या होता है? तो जो मेल का काम होता है वो जनरली कॉपुलेशन का होता है, यानी अपना जब स्पर्म को फीमेल को दे देता है उसके बाद में जायगोट बन जाता है। बस इतना ही काम मेल का होता है और आगे का पूरा काम फीमेल बॉडी का होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो ये फीमेल यहाँ पे कम है, मेल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कम होगी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, तो वहां पे फीमेल कम है, यहाँ पे फीमेल ज्यादा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मेल कम है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है कि एक मेल एक से अधिक फीमेल को प्रेग्नेंट कर देगा, जिससे कि विलेज नंबर 2 की जो जनसंख्या है वो जल्दी बढ़ जाएगी, जबकि विलेज नंबर 1 की जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो फीमेल सेक्स होता है वो पॉपुलेशन बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक। अब बात यह आती है कि सर जो ये पॉपुलेशन बढ़ने का मेन क्राइटेरिया क्या है? तो पढ़ने का मेन क्राइटेरिया ये है कि अर्ली एज में लोग शादी कर देते हैं। अर्ली एज में शादी कर देते हैं, अगर शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फैमिली प्लानिंग होने लगती है। एक मेन क्राइटेरिया वो है। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी एज होना चाहिए? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी एज होना चाहिए? तो जो मेल के लिए है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक। और जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए 18 साल होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर मेल में और फीमेल में इतना इस डिफरेंस क्यों है? तो हम आपको बताएं कि जो फीमेल है वो मेल की तुलना में उसमें जल्दी से मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन आज के काल में ये वाला टाइम पीरियड बढ़ चुका है, ठीक, बढ़ चुका है। पहले ऐसा था कि जो मेल होते थे वो खेतों में काम करते थे, जबकि फीमेल को घर में सिक्योर रहना पड़ता था, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब बात ये आती है कि जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका मेन कारण ये है कि अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है वो भी कम हो रही है, डेथ रेट भी बढ़ रही है, घट रही है। क्यों घट रही है? इसका मेन कारण है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अब किसी भी लेवल पे जाके एक पार्टिकुलर डिजीज को वहां पे क्योर किया जा सकता है। एक बात ये आ गई। अब दूसरी बात आती है कि सर अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके बेनिफिट और उसके लॉस क्या? मान लो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो बेनिफिट ये है कि आपके पास मैन पावर बढ़ रहा है। अब उसका लॉस क्या है? जैसे कि मान लो आपके फादर हैं ठीक, फादर हैं, ठीक। अब वो आप 2 भाई हो, फादर हैं और आप 2 भाई हो, और फादर आपके 2 एप्पल लेकर आते हैं, और आप 2 भाई हो, तो जाहिर सी बात है एक एक दोनों लोग ले लोगे। अब रोज आप एक एप्पल खा रहे हो तो आपकी बॉडी भी अच्छे बनेगा, आपका सब डेवलपमेंट अच्छे से होगा। लेकिन वहीं पे सपोज करो कि जो आप भाई हो वो यहाँ पे 4 हो, भाई यहाँ पे आप 4 हो, और फादर की जो इनकम है, जो रिसोर्स है वो आज भी लिमिट है, फादर आज भी 2 एप्पल ला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आधा आधा एप्पल मिलेगा। जब आधा आधा मिलेगा तो बॉडी का डेवलपमेंट उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जिस प्रकार एक से खाने से होता था। तो इसके बेनिफिट भी इसके लॉस भी ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये इतनी जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका हम कैसे कम कर सकते हैं? आखिर पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है? तो पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीजन ये है कि मेन रीजन इसका ये है सेक्स।
अब ये बात आती है सेक्स का मतलब क्या होता है। इसमें यह मतलब है कि जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन होता है और ठीक 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड चलता है। उसके बाद में पार्टीशन यानी कि डिलीवरी हो जाती है, पार्टीशन यानी कि डिलीवरी हो जाती है। अब बात आती है कि जो मेल पार्टनर होता है, मेल पार्टनर के गेमेट को यानी कि स्पर्म को अगर हम फीमेल के ओवम से टच ना होने दें तो जो प्रेगनेंसी या कि कंसीव होने वाली है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन बात आती है कि अगर हम सेक्स नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे बैरियर मेथड को यूज करेंगे जिससे कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, यानी कि वो मेथड कौन से ऐसे मेथड हैं जब हम लोग फीमेल गेमिट को मेल गेमिट से मिलने से रोक दिया जाता है। कौन से ऐसे मेथड हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक। अभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के मतलब क्या होते हैं, एक ऐसे मेथड होते हैं कि जो टेम्पररी हैं, कि मान लो जैसे कि आज कल 10 दिन 2 महीना यहाँ तक के इनको आजकल या मान लो कि कुछ दिन तक के लिए अगर आपको गैप चाहिए, वो भी नेचुरल मेथड से आपको गैप चाहिए, ठीक, तो आप टेम्पररी मेथड का यूज करेंगे। टेम्पररी मेथड होता है, ठीक, तो टेम्पररी मेथड, ठीक। अब दूसरा मेथड होता है परमानेंट मेथड, यानी कि अगर आप परमानेंट मेथड को जो पर्सन अपना लेता है, ठीक, फिर वो लाइफ में दोबारा बेबी कंसीव नहीं कर पाता क्योंकि परमानेंट है, जीवन भर के लिए। लेकिन टेम्पररी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे कि कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर दिया जाता है। उसके बाद में जब पार्टनर चाहते हैं तो इस मेथड से छुटकारा पा के नए बेबी को जन्म दे सकते हैं, ठीक, तो एक टेम्पररी मेथड है। अब टेम्पररी मेथड में क्या क्या होता है, तो टेम्पररी मेथड में नंबर 1 पे आता है नेचुरल मेथड, यानी कि नेचुरल मेथड से अभी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। नेचुरल मेथड, अब जो नेचुरल मेथड है इसके फेल्यूर रेट बहुत ज्यादा है। मान लो कोई नेचुरल मेथड अपना रहा है तो उसको फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। अब नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है, तो नेचुरल मेथड में नंबर 1 पे हमारा आता है क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक। अब ये क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, तो आप क्वाइटस इंटरप्टस को इस प्रकार से समझिएगा। मान लो कि ये हमारी क्या है, ये हमारा यूट्रस है, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा यूट्रस है। अब ये वाला हमारा स्थान सर्विक्स और ये वाला हमारा वेजाइना है। ये क्या है, ये हमारी वेजाइना है, ठीक, वेजाइना है। अब ये नीचे हमारा क्या है, ये वाला मान लो पेनिस, सपोज करो ये पेनिस है, ठीक, ये पेनिस है। अब कॉपुलेशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेज्म है उसकी प्रोसेस को अपने चरम सीमा पर है। लेकिन मेल को जैसे ही पता चलता है कि अब इजैकुलेशन हो, अब इंसेमिनेशन यानी कि पेनिस से स्पर्म निकलने वाले हैं, ठीक, वो पेनिस वेजाइना से बाहर निकाल देता है और निकालने के बाद में बाहर इजैकुलेशन करा देता है, ठीक। तो यानी कि स्पर्म वेजाइना के अंदर न जाते हैं, वेजाइना के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक। तो ये वाला पूरा मेथड होता है क्वाइटस इंटरप्टस, समझ गया। अब हम दूसरा आपको मेथड बताएंगे। इसमें दूसरा मेथड है कैलेंडर मेथड। इस पे टॉप क्लास की वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। कैलेंडर मेथड आप समझ लो, जैसे कि एक फीमेल है और उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की है। अब जो 28 डेज की हमने आपको ये बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम ये कैसे जान लेते हैं कि ओवम कब रिलीज होगा। तो ये जानने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14, टोटल डेज कितने की 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब कितना घटाओगे 14, तो यानी कि 14वें दिन ओवम रिलीज होगा। अब 14वें दिन जब ओवम रिलीज होगा तो ओवम के लाइफ स्पान कितना है, ओवम कितने दिन तक जीवित रहता है, ओवम 1 दिन तक जीवित रहता है। और हमारा स्पर्म कितने दिन तक जीवित रहता है, तो स्पर्म 3 दिन तक जीवित रहता है। तो आप ऐसे समझ लो, अगर जो हमारा ओवुलेशन है, ओवम है, वो 14वें दिन हो रहा है तो इसके हम ठीक 3 दिन पहले यानी कि 11वें दिन, अगर हम 11वें दिन कॉपुलेशन करते हैं तो संभावना है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हम 11वें दिन ना करके 9वें दिन कर लेंगे, 8वें दिन कर लेंगे, 7वें दिन कर लेंगे। ये हमारा कैलेंडर मेथड होता है, ठीक। तो ये कैलेंडर मेथड हो गया।
अब बात आती है लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है, तो नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे यहाँ पे लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया, अब लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब ये है कि जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो कैसे बताओ पॉसिबल होगा कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, प्रेगनेंसी होने का जो मेन पॉइंट है, प्रेगनेंसी होने का जो मेन पॉइंट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तभी ओवम रिलीज होगा, और जब ओवम रिलीज होगा तभी कॉपुलेशन होगा, और तभी तो होगा हमारा क्या, प्रेगनेंसी होगी। तो इसमें क्यों नहीं होती जान लो। ये वाला हमारा हाइपोथैलेमस, ये वाली हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये वाली हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, ये हो गया। ये वाला हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक, ये वाली इंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब नॉर्मल केस में मेंस्ट्रुअल कैसे होती है, तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच वर्क करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, इंटीरियर पिट्यूटरी हमारी रिलीज करती है एफएसएच और एलएच। और एफएसएच और एलएच ये जो दोनों हार्मोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब बात ये आती है कि जब मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस समय रिलीज होता है पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन ये है पीआर, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। कहता है देखो जब तक हम निकल रहे हैं तब तक तुम नहीं निकलोगे। पीआरएल कहता है कि जब तक हम निकल रहे हैं तब तक जीएनआरएच भाई तुम नहीं निकलोगे, और ये इसको इनहिबिट कर देता है। अब बताओ जब जीएनआरएच नहीं है तो एफएसएच नहीं निकलेगा, एफएसएच नहीं निकला है तो एलएच भी नहीं निकलेगा, और ये दोनों ही नहीं निकल पाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लो कि अगर तुम्हारे जाने पे लड़ाई होती है, तुम किसी मीटिंग में जाते हो और वहां पे लड़ाई होती है, तो जाहिर सी बात अगर हम तुमको रोक लेंगे तो लड़ाई होगी नहीं। तो ठीक वैसे ही बात है, जब जीएनआरएच निकलेगा तभी एफएसएच निकलेंगे, और जब ये दोनों निकलेंगे तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और जब हम जीएनआरएच को ही रोक देंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे ऑपरेट होगी। यही कारण कि लैक्टेशन एमेनोरिया जब मां अपने बच्चे को 6 मंथ तक दूध पिलाती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होती है, ठीक, ये वाला रीजन हो गया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बैरियर मेथड क्या होते हैं। बैरियर, अब ये बैरियर क्या होते हैं, तो इसमें बैरियर में 2 आते हैं। बैरियर में नंबर पे एक होता है मेल कॉन्डोम, ठीक, इसके हम मेल के लिए यूज करते हैं। और नंबर 2 पे आता है फीमेल कॉन्डोम, इसको हम तो फेमिडोम कहते हैं, फेमिडोम, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में नंबर 3 पे आता है वॉल्ट, ठीक, और नंबर 4 पे आता है डायाफ्राम, ये होगा डायाफ्राम। अब बात ये आती है कि जो हमारा फेमिडोम कॉन्डोम ये दोनों जो होते हैं ये हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स को नहीं होने देते हैं। एसटीडी एंड और एड्स इन दोनों को नहीं होने देते। अभी क्यों नहीं होने देते हैं, क्योंकि जो ये दोनों डिजीज जो होते हैं ये बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से होने देते हैं। लेकिन ये जो होते हैं जब मेल इनको वियर किए होते हैं तो जो उसका फ्लूइड होता है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता, अर्थात मिल नहीं पाता है। जब फ्लूइड ही नहीं मिल पाएगा तो फिर एसटीडी और एड्स कैसे होगा, ठीक, ये वाला मेन पॉइंट आ गया। अब बात आती है कि सर जो हमारे कॉन्डोम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो कॉन्डोम है वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि उनको जो यूज करता है वो खुद अपने आप यूज कर सकता है, ठीक, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं पान की दुकान पे कहीं सोचो अगर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे मिले तो कौन लेगा, और ये यूजर खुद लगा सकता है। अब बात आती है वॉल्ट और डायफ्राम। जो वॉल्ट और डायफ्राम होते हैं ये दोनों, वॉल्ट और जो डायफ्राम है इन दोनों को नर्स या फिर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के द्वारा इसको सेट किया जाता है। अब बात आती है इनको कैसे सेट करते हैं, तो आप जानो इनको ऐसे वॉल्ट या फिर डायफ्राम को कैसे यूज किया जाता है। आप सपोज करो ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला हमारा यूट्रस है, ठीक, अब ये वाला हमारा सर्विक्स है और ये वाली वेजाइना है। अब वाल्ट का काम ये होता है कि वाल्ट एक इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक, अब वाल्ट को लाएंगे और लाने के बाद में सर्विक्स वाले रीजन को ऐसे ढक देंगे। अब जब हम सर्विक्स वाले रीजन को ढक देते हैं तो इसमें कॉपुलेशन के दौरान जब पेनिस के दौरान कॉपुलेशन होगा तब स्पर्म तो आएंगे वेजाइना तक रहेंगे,
वेजाइना तक रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर स्पर्म वेजाइना तक रहेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? अरे बाबा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा स्पर्म ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ कब आता है? ओवरी से निकलता है, ओवुलेशन के द्वारा। तो जब हमारा स्पर्म आगे जा ही नहीं पाता है, मान लो तुम किसी के घर जा रहे हो, उसका घर दरवाजा ही बंद है, तो ठीक वही रीजन है कि जो हमारी सर्विक्स होता है, तो ये हमारा सर्विक्स वाला स्थान है, सर्विक्स वाले स्थान को हमने वॉल्व से ढक दिया है। ठीक इसी प्रकार का हमारा डायफ्राम भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम वॉल्व या सर्विक्स को यूज करते हैं तो स्पर्म कहाँ एंटर कर जाते हैं? तो जो स्पर्म है वो वेजाइना में एंटर कर जाते हैं, जबकि सर्विक्स के अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये बैरियर मेथड में बता दिया हमने। अब बैरियर मेथड के बाद में हमारी आती है आईयूडी। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी ये ऐसी डिवाइस होती हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये ऐसी डिवाइस होती हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और इम्प्लांट होने के बाद में यूट्रस और ओवम में ये कुछ ऐसा चेंज करती हैं। ये यूट्रस और ओवम में स्पर्म तीनों में कुछ ऐसे ऐसे चेंज करती हैं, जैसे कि कभी इम्प्लांटेशन को रोकती हैं तो कभी फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। अब हम आपको जो आईयूडी है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है,